आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, मोहम्मद अकबर जी, डॉक्टर सी डहरिया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, गुरुरुत कुमार जी, प्रदीप शर्मा जी, रुचिरकर जी और चीफ सेक्रेटरी मंडल साहब सहित हमारे सभी प्रमुख सचिव यहाँ उपस्थित हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय में आप सबसे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय साथियों, आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ के हमारे सरकार के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरुआ, बारी, इसके बारे में आप सब जानते हैं। अभी पंचायत विभाग के द्वारा और वन विभाग के द्वारा नाला का कार्यक्रम निर्माण के कार्य शुरू हुए। गौठान भी बड़ी संख्या में निर्माण हुआ है और गौठानों की संख्या अभी तक के जो निर्मित हो चुके हैं वो लगभग 2200 गौठान हमारे बन चुके हैं। 2800 गौठान है वो निर्माणाधीन है। बहुत जल्दी वो गौठान भी बन जाएंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल गौठानों की संख्या कुछ महीने के बाद 5000 के आसपास होगी। बहुत सारे गौठानों में पैरा संग्रह करने का काम भी किए गए हैं, शेड भी निर्माण हो गया है, वर्मी कंपोस्ट के बेड भी बन चुके हैं, पेयजल की व्यवस्था भी की गई है, घेरा भी हो चुका है और वृक्षारोपण अब कुछ गौठानों में हो चुके हैं और कुछ गौठानों में करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में खुले में मवेशी चराने की परंपरा रही है और ये हम सब के लिए किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहा है। इसमें जहाँ फसलों को नुकसान होता रहा है, वहीं शहरों में भी इसका दुष्प्रभाव हम सबको देखने को मिला है। सड़कों पे एक्सीडेंट में बड़ी संख्या में खुले में मवेशी होने के कारण से होते रहे हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार और खासकर गौठान समिति के लिए जो हमारे नोडल डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर और उसके मंत्री रविंद्र चौबे जी इसमें बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में नगरीय प्रशासन मंत्री की जिम्मेदारी होगी। आज गौ पालन अनार्थिक हो चुका है। गाय से गोरस तो निकाल लेते हैं, दूध तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो मालिक है वो खुले में छोड़ देते हैं और उसके कारण से ये परिस्थिति निर्मित होती है। बहुत विचार विमर्श के बाद हम लोग इस निर्णय में पहुंचे हैं कि जब तक के गौ पालन, पशुपालन यदि आर्थिक नहीं होगा, फायदेमंद नहीं होगा, तब तक की समस्या बनी रहेगी, बल्कि विकराल रूप लेती जाएगी। आप सब ने देखा है कि देश में किस प्रकार से इसमें अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं। अनेक राज्यों में मवेशी के चलते लोगों की हत्याएं तक हो गई है। मैं उन सब का उल्लेख तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये सब आप सबको विदित है। ऐसे में आपसे ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है और वो ये है कि गौ पालन को यदि हमको फायदेमंद बनाना है तो हमको केवल मवेशी के दूध पर ही निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि उसके गोबर की खरीदी की व्यवस्था हम सबको करनी होगी। और आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि देश का ये पहला राज्य है छत्तीसगढ़ सरकार जो गोबर के प्रबंधन करने जा रही है और इसके लिए जो है गौठान के जो गोबर है वो चाहे घरों में
जो मवेशी घर में रहते हैं उनके गोबर है सबको खरीदने की व्यवस्था करने जा रही है। और गोबर खरीदने की व्यवस्था इस प्रकार से हम करें ताकि उससे जो पशुपालक है उसके लिए चारा खरीदने में, उसको रख रखाव करने में, उसे ये गोबर खरीदी की व्यवस्था वो उनके लिए सहायक हो। और ये काम छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है। गौठान समिति भी हम लोग बना चुके हैं। स्व सहायता समूहों के माध्यम से वो जो घर से भी गोबर हो या गौठान के गोबर हो उसे एकत्रित करने का काम करेंगे। जो घर से खरीदी करेंगे उसे तौल करने की भी व्यवस्था हम करेंगे। और साथ ही उसे जो वर्मी खाद बनेगा उसे खरीदने का काम सोसाइटी के माध्यम से, जो हमारी सहकारी समितियां हैं उसके माध्यम से हम करेंगे। और हमारे जो सबसे बड़े ग्राहक जो होंगे वो किसान हैं, वन विभाग है, हमारे कृषि विभाग है और साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग है, ये हमारे ग्राहक होंगे। तो ये तय किया गया है कि इसके लिए मंत्रिमंडलीय एक उप समिति जिसमें रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, डॉक्टर सी डहरिया जी और जय सिंह अग्रवाल जी, ये 5 मंत्रियों के एक समूह ये बनाया गया है जिससे ये तय किया जाएगा ये जो मंत्रिमंडलीय उप समिति है, मैं INH वालों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये लिंक जोड़ दिए हैं जिसके कारण से बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। विषय पे बात कर रहा था और इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति हमने बना दी है। अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। रविंद्र चौबे जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, हमारे वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी, नगरीय प्रशासन मंत्री श्री डहरिया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, राजस्व मंत्री, इन 5 मंत्रियों के मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाया गया है। और ये जो समिति है वो गोबर के रेट तय करेंगे कि किस दर पे खरीदना है, कि 1 रुपया किलो होगा कि 2 रुपया किलो होगा कि 3 रुपया किलो होगा, ये कितना हो, ये तय करने की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल उप समिति को दी गई है। मैं प्रदेश के जो बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी हैं या किसान हैं जो इससे गौपालन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से भी, पत्रकार साथियों से भी जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल उप समिति के समक्ष अपनी बात रखें कि इसका दर क्या हो, ये सुझाव इसे दें। दूसरा जो विषय है जिसमें कि इसके प्रबंधन किस प्रकार से हो, गोबर गौठान तक कैसे आए, वर्मी बेड कितने हो और उसके निर्माण में उसकी गुणवत्ता और उसके तौल, पैकेजिंग और उसके बाद समितियों तक पहुंचाने की किस प्रकार से व्यवस्था हो, इसके लिए और वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से हो, इसके लिए मुख्य सचिव आरपी मंडल के अध्यक्षता में, जिसमें एसीएस फाइनेंस, एसीएस सीएमओ और पंचायत के, सहकारिता के, नगरीय प्रशासन के, एग्रीकल्चर के, फॉरेस्ट के, ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इसमें होंगे।
जो ये तय करेगा कि किस प्रकार से इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो दो महत्वपूर्ण कमेटी बनी है और ये जो गोबर खरीदी की व्यवस्था है वो हरेली के दिन इसकी शुरुआत हम करेंगे और इसका नाम अभी जो हमारे मंत्रीगण हैं उन्होंने नाम सुझाव किए हैं, उसमें गोधन न्याय योजना, और इसके माध्यम से ये गोबर के प्रबंधन किया जाएगा। एक छत्तीसगढ़ के लिए एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण फैसला है और इससे दूरगामी परिणाम होंगे। मैं आप सबको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है, गोधन न्याय योजना हरेली के दिन से शुरुआत होगी। इसके पहले ये गोबर के रेट भी तय कर देंगे और किस प्रकार से इसके निर्माण और विपणन की व्यवस्था होगी इसके बारे में भी आम लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। अब मैं आप सबसे इसके लिए पत्रकार साथियों से आग्रह करूंगा कि एक एक करके सवाल पूछें ताकि उसके समुचित जवाब दिया जा सके। श्री राजेश जोशी जी, नवभारत। श्री राजेश जोशी जी, नवभारत। बहुत बढ़िया है के हिसाब से इससे अलग सवाल कि आप हाथियों को लेकर आपने बहुत सारी चीजें आज केवल इसी संदर्भ में चर्चा होगी। जोशी जी, केवल इसी विषय में आप चर्चा करें, उसमें अलग से बात कर लें। श्री देवेश तिवारी जी टीवी। श्री देवेश तिवारी जी टीवी। सवाल है कि ये जो आर्थिक योजना की शुरुआत तो हम करने जा रहे हैं, इसका लार्ज स्केल में इम्पैक्ट कैसा देखते हैं और क्या इसके लिए जो दूसरे राज्यों में जो वर्मी कंपोस्ट का जो खर्च है जो होता है और जो जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले राज्य हैं, क्या उनसे भी राज्य से एक्सपोर्ट करके ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है? थोड़ा सा पहले वाक्य में जो सवाल पूछे थे वो सुन नहीं पाया था मैं। पहला वाला क्या है? राज्यों में वर्मी कंपोस्ट की खपत है जो कि छत्तीसगढ़ तो बड़ा बाजार है ही, इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं जो औषधि पौधों की खेती करते हैं, ऐसी कंपनियां हैं, तो क्या उनसे भी संपर्क किया जा रहा है ताकि स्टेट का जो वर्मी कंपोस्ट आप तैयार करेंगे बनाने वाले को देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे सबसे बड़ा ग्राहक हमारे छत्तीसगढ़ के किसान होंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो जमीन है उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे और हम भी धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन यदि रासायनिक खाद का भी उपयोग करते हैं और जैविक खाद का उपयोग करें तो इसमें हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बराबर बनी रहेगी और दूसरा फसलों के भी गुणवत्ता में सुधार होगी। और उसके बाद यदि हमारे पास अतिरिक्त उत्पादन होता है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमारे सबसे बड़ा ग्राहक हमारे छत्तीसगढ़ के किसान, दूसरा हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि 44% हमारे जंगल हैं और करोड़ों पौधे हर साल लगाते हैं हम लोग। तीसरा हार्टिकल्चर है। चौथा हमारे नगरीय प्रशासन विभाग जिसमें हम बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाते हैं, बागवानी लगाते हैं, तो वहाँ हमारी आवश्यकता होती है। इसके बाद भी यदि हमारे पास अतिरिक्त होता है तो निश्चित रूप से यदि अधिक दर पे मिले तो क्यों ना हम समितियों को लाभान्वित करना चाहेंगे, जरूर देंगे। धर्मेंद्र जायसवाल, बंसल। ये जो योजना है ये पूरे प्रदेश में एक साथ सारे ग्राम पंचायतों में शुरू होने वाली है या नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी इसकी कुछ व्यवस्था है? देखिए, अभी हमारे पास 2200 गौठान बन चुके हैं जिसे तत्काल शुरू किया जा सकता है। करीब 2800 पंचायतें गांव ऐसे हैं जहां ये निर्माणाधीन है और 2-3 महीने में ये पूरा हो जाएगा। तो लगभग 5000 जो गांव हैं वो इसमें तत्काल शुरू किया जा सकता है। और जो
अन्य गांव हैं, यदि इसमें करना चाहें, वर्मी बेड बना दें या उसे शेड बना के यदि करना चाहें तो उन गांवों से भी हम खरीदी की व्यवस्था करेंगे। नगरीय प्रशासन क्षेत्र में भी नगरीय क्षेत्र में भी ये योजना हम लागू करेंगे। हमारे पास स्वच्छता दीदी है जो कचरा ले जाती हैं, यदि वो गोबर इकट्ठा करके लाएंगे वहां तक कि हमारे जहां वर्मी कंपोस्ट के जो बेड बने हुए हैं, एक सेंटर बनाएंगे जहां वो लाएंगे तो निश्चित रूप से उसको भी वही रेट मिलेगा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गोबर का रेट तय करेंगे, वो रेट उनको भी मिलेगा। और शहरी क्षेत्र में भी ये हम जमीन भी आरक्षित करेंगे और योजना भी लागू करेंगे। श्री संजीव गुप्ता पीटीआई। नमस्कार। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। श्री सौरभ सिंह आईबीसी। नमस्कार। जैसे आपने कहा कि हम गोबर खरीदेंगे, आज आने वाले दिनों में जो है गौमूत्र भी क्या खरीदा जाएगा? इसके अलावा क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसी तैयारी की क्या पूरे छत्तीसगढ़ में टन जो है गोबर प्रतिदिन निकाला जा सकता है? अभी हमने गोबर खरीदने का फैसला लिया है। बहुत सारी समितियां हैं वो गौमूत्र से दवाइयां बना रहे हैं, उसके भी क्रय विक्रय की व्यवस्था के बारे में निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। आपके सवाल बहुत बढ़िया है, मैं इसे सुझाव के रूप में लेता हूं। अब गोबर की पहली व्यवस्था कर लें, फिर गौमूत्र की भी व्यवस्था करेंगे। श्री आदित्य नामदेव, न्यू डिस्ट्रिक्ट। आदित्य, आपकी आवाज नहीं आई, फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मेरा सवाल ये था सर कि जो काफी संख्या में राजधानी रायपुर के समेत पूरे प्रदेश में पहुंचे हुए हैं, क्या छोटे प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा? क्योंकि सरकार पहली मंशा ये थी कि उनको रोजगार दृष्टि से दिए जा सकते। बिल्कुल आपने सही पूछा है कि एक गांव में यदि 500 भी जानवर हैं तो उसमें लगभग 2 ट्राली गोबर निकलेगा और एक वर्मी बेड में करीब 1000 किलो गोबर की आवश्यकता होती है। तो यदि रोटेशन में 45 दिन में भी यदि वर्मी कंपोस्ट बनता है तो इसमें 40 से 45 हमको वर्मी बेड की आवश्यकता पड़ेगी और इसे संचालित करने के लिए भी इसमें लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। तो एक गांव में कम से कम 30 से 40 लोगों को रोजगार इसके माध्यम से दिया जा सकता है। और यदि हम 5000 गौठान यदि शुरू करते हैं तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि इसमें लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। और ये संख्या यदि बढ़ी, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में 20,000 गांव हैं और सभी गांव में संचालित होंगे तो लाखों लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है। श्री रामाकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ वासी। ये जिस तरह से पहले जो खाद खरीदने की प्रक्रिया थी, लोग धीरे धीरे इसका उपयोग करते हैं। आधुनिक वर्तमान स्थिति में आप लाना चाहते हैं खाद बीज को, तो कैसे ये सारी प्रक्रिया में कैसे पूरा होगा? एक चुनौतीपूर्ण रहेगा ऐसा लगता है। चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन एक क्रांतिकारी कदम है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है और इसका परिणाम दूरगामी इसका होगा। ये ऐसे लोग जिसके पास जमीन भी नहीं है लेकिन यदि 2-3 यदि मवेशी उसके घर में हैं तो उनको रोजगार का बड़ा साधन होगा। जो बड़े बुजुर्ग जो मजदूरी करने नहीं जा सकते वो गौपालन में भी लग सकते हैं, गोबर से उनको पैसा मिल सकता है। प्रति जानवर कम से कम यदि रेट तय होगा उसके हिसाब से 50 से 100 रुपये तक के
2-3 जानवर में रोज कमा सकता है गोबर से ही, तो ऐसे में लगभग 2000 से 3000 रुपया महीने लोगों को अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। तो ये इसे आर्थिक बनाया गया है और पूरा सिस्टम इसका होगा कि किस प्रकार से घर से लेके गौठान तक के और गौठान से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा, उसके पैकेजिंग किस प्रकार से की जाएगी और समितियों के माध्यम से पहुंचेगा। समिति के माध्यम से किसान है, वन विभाग है, हार्टिकल्चर है, उन विभागों तक पहुंचेगा। तो एक उसकी चैन बनाने के लिए और उसको उसमें आर्थिक पहलुओं को ध्यान में देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो 8 दिन के अंदर में रिपोर्ट सौंप देगी और अगले कैबिनेट में इसको अप्रूवल किया जाएगा। और आप सबसे भी मैं सुझाव मांग रहा हूं कि इस सुझाव को दें और इसे किस प्रकार से इसके व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए एक निर्णय लिया जा सके। और लेना था ले लें, कोई दिक्कत नहीं। संजीव गुप्ता पीटीआई। मैं पहले आपसे जुड़ा था, मुख्यमंत्री जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, नमस्कार जी। मैं ये कह रहा था कि मैं पिछले दिनों एक गांव का दौरा किया था, वहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है उस गांव में। और वहाँ पे गोबर खरीदा जा रहा है, कुछ पैसे किलो में, फिर उसे लिया जा रहा है, फिर उसे गोबर गैस बना के उन्हीं घरों में वापस गोबर गैस दिया जा रहा है। वहाँ पे बकायदा चूल्हा भी चल रहा है, मैं अपने हाथ से देख कर आया हूँ जी। ये इसको आपकी जो योजना है बहुत शानदार योजना है। इस योजना को इस तरीके से भी अपन जोड़ सकते हैं, फिर जा सकते हैं। इससे हो ये रहा है कि 100 रुपये या 200 रुपये में प्रति महीने के हिसाब से उनको गैस दिया जाता है और वो काफी अच्छी योजना है। इस पर भी विचार किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। एक सवाल है कि क्या जो सरकार, आपकी जो सरकार है, वो इस तरह से भी इस योजना को आगे बढ़ा सकती है क्या कि गोबर गैस प्लांट बना के हम घरों में उसका उपयोग करें और इस बनाने किसानों को भी रोजगार मिलेगा, वहाँ लोगों को भी फायदा होगा। आपने सही कहा है और सरकार लगातार इस दिशा में प्रयासरत है और ये मल्टीपल एक्टिविटी हमारा गौठान बनेगा और इसमें आजीविका सेंटर हम बना रहे हैं। गोबर से न केवल हम वर्मी खाद बनाएंगे बल्कि उसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि गोबर से दिया भी बनाए थे, गोबर से कंडा भी बनाते हैं और शमशान घाट में भी इसका उपयोग किया जाता है। गोबर गैस भी बनाया जाता है, जिससे घर के भोजन ही मतलब सस्ता ईंधन इससे हो सकता है। तो ये सारी चीजें होगी यहाँ और जितने जिस गांव में मवेशी होगा उसके हिसाब से अलग अलग योजनाएं बनेगी, क्योंकि कम जानवर में आप गोबर गैस बहुत ज्यादा आप प्राप्त नहीं करेंगे, वो अनार्थिक होगा। जहां ज्यादा मवेशी है, 1000, 2000, 3000 यदि है, 3000 यदि मवेशी किसी गांव में हो गए तो वहां तो आप गैस सिलेंडर भरने की व्यवस्था आप कर सकते हैं और सिलेंडर पैक करके उसको बेचा भी जा सकता है। लेकिन कम मवेशी होगा तो उसे हम पाइपलाइन लगा के जहाँ गौठान नजदीक के में घर हैं वहाँ हम लोग उसको सप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये सारी योजनाएं इसमें शामिल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक के कोई सरकार है गोबर खरीदने की व्यवस्था नहीं की थी। छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य है जो गोबर खरीदने जा रही है और ये हरेली के दिन संभवतः 21 जुलाई की तिथि होगी, उस दिन से योजना हम लागू करेंगे। तब तक के उसके रेट का निर्धारण करने के लिए उप समिति बना दी गई है और प्रक्रिया किस प्रकार से संचालित होगी उसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। एक सवाल ये है कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर, हम पिछले दिनों हमारे राज्य में गौशालाओं को लेकर बहुत ही नेगेटिव खबरें थी 1-2 साल पहले। तो गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौशाला बना के रोटी गाय पालन का, तो उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी इस योजना में कोई प्रावधान है क्या? देखिए, सीधी बात यह है कि पूरे देश में बहुत सारे जो सामाजिक संगठन हैं जो बहुत ही समर्पित भाव से गौशाला संचालित करते हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जब शासकीय धन उसमें मिलना शुरू हुआ, ग्रांट मिलना शुरू हुआ, तो बहुत सारे लोग पैसे कमाने के चक्कर में गौशाला खोल लिए और हुआ ये कि उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार भी हुआ और जो मवेशी है वो कमज़ोर होते गए। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे गौशाला
ऐसे हुए जिसमें सैकड़ों की तादाद में मवेशी मरे, भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ, कुछ लोग जेल भी गए। तो ये देखने में आया है। लेकिन फिर उसके बाद भी खुले में मवेशी शहरों में भी आप देख सकते हैं और गांव में भी देख सकते हैं। फसलों को भी नुकसान हो रहा है और रोड एक्सीडेंट भी हो रहा है। तो ये देखकर ही इसे व्यापक पैमाने पर जो छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, हमारे गौठान की परंपरा है, दहिहान की परंपरा है, उसे जोड़ते हुए इसे आर्थिक किस रूप से बनाया जाए, आधुनिक तौर तरीके से उसे उसमें जोड़ें और वो योजना इस प्रकार से बनाए कि उसमें शासन केवल एक बार शुरू करने में ही सरकार की ताकत लगेगी, बचत उसके इनकम इतने होंगे कि वो स्वयं ही समर्थ होंगे वो संचालित करने के लिए और रोजगार भी मिलेगा। जब तक कि रोजगार से नहीं जोड़ेंगे गौ पालन सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि आज गौ पालन अनार्थिक हो चुका है। इसीलिए गोबर को जोड़ा गया है। गोबर से भी पैसा, अभी तक के दूध से ही पैसा मिलता है लेकिन गोबर से पैसा नहीं मिलता, और गोबर है वो ट्राली के हिसाब से बिकता है, जो उसकी कोई कीमत उतनी होती नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि सड़कों पे गोबर पड़े रहते हैं और उसके कारण से वातावरण भी दूषित होता है और एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। तो ये योजना से गांव में भी लागू करेंगे, शहर में भी लागू करेंगे, तो इसका संचित लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और मैं समझता हूं देश के लिए भी एक उदाहरण होगा। श्री मनोज बघेल स्वराज ये सब इसमें ये समझना चाह रहा था कि इसमें क्या लगता है बहुत बड़ा मैकेनिज्म लगेगा इस पूरी, यदि इस व्यवस्था को पूरे 20,000 गाँव में पहुंचाने की जिस तरह से आपने बताई योजना है, और शुरुआत में 2200 जहाँ जब तक गौठान बनाए हैं आपने वहाँ पे इसको शुरू कर रहे हैं, तो क्या लगता है पूरे 20,000 गाँव तक इस योजना को पहुंचाने में बड़े मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। पिछले साल अब जब शुरुआत किए थे तो आज हम 2200 गौठान बना चुके हैं और इस साल 2800 जो गौठान हैं वो निर्माणाधीन हैं। जहाँ तक कि वनांचल की बात है तो वहाँ अलग से व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि वन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए वहाँ उसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। तो ये बहुत जल्दी हम उसके पूरे प्रदेश में हर गांव में इसको बनाने में सफल होंगे। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हम गौठान समिति बना रहे हैं। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से गौठान समिति बन रही है और उसको पंचायत के माध्यम से हमने लिया है। स्व सहायता समूह हमारे सभी गाँव में है, नहीं है तो वहाँ बना दिया जाएगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहे हैं और समिति भी तैयार कर रहे हैं। अब खरीदी की व्यवस्था कर रहे हैं और सहकारिता से इसको जोड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो मैकेनिज्म हमारे बने हुए हैं उसका उपयोग करना है और जहाँ नहीं है उसे हम निर्माण कर रहे हैं। तो हमारा काम तो आज नहीं शुरू किए हैं, ये पिछले 1.5 साल से हम इसको संचालित कर रहे हैं, तब ये स्थिति में आए हैं। और मैं समझता हूँ यदि 5000 गाँव में भी इसको संचालित करेंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब हमारे 1/4 गाँव, इससे छत्तीसगढ़ के 1/4 गाँव में हम शुरू कर पाएंगे। उसी प्रकार से शहर में भी हम इसको लागू करेंगे ताकि यहाँ भी जो आवारा पशु घूमते हुए दिखाई देते हैं या जो निजी पशुपालक रखे हैं वो खुले में छोड़ देते हैं, लेकिन जब गोबर से पैसा मिलना शुरू होगा तो फिर वो बैठा के ही, घर में बिठा के ही उसको चारा देंगे, क्योंकि गोबर से पैसा मिलने लगेगा तो क्यों खुले में छोड़ेगा वो। संजीव कुमार, नई दुनिया। जी नमस्कार। नमस्कार। योजना बहुत अच्छी है और मैं शहरों की एक बड़ी समस्या गांव में तो है ही, शहरों की एक दूसरी भी समस्या है जो स्वान है। क्या सरकार मवेशियों के बाद स्वान को लेकर भी कुछ विचार करेगी? हाँ, यहाँ वैसे तो सब डाक हाउस वगैरह बने हैं, लेकिन उसके बारे में भी सब नगर निगम इसमें उसमें अब डाक हाउस बनाए हुए हैं, उसके भी नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी। श्री गौरव शर्मा, IAS। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मेरी जिज्ञासा शहरी क्षेत्रों में इस योजना के संचालन को लेकर थी। जैसे कि आपने कहा कि शहरों में आवारा मवेशियों की समस्या होती,
सरकार ऐसा क्या प्रयास करने जा रही है कि आवारा मवेशी की समस्या भी खत्म हो जाए और ये जो योजना है उसके ऊपर जो आप कलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए गवर्नमेंट मीडिया में बेहतर ढंग से इसका संचालन किया जा सके। गौरव जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, जब गोबर से पैसा मिलने लगेगा तो मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ में एक भी पशु आवारा होगा, वो सबके मालिक मिल जाएंगे। और यदि शहरों में भी घूम रहे हैं उसके लिए भी नगरीय प्रशासन के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है। गोबर नगरीय प्रशासन भी खरीदेंगे, उससे वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, उससे भी पैसा कमाया जाएगा। तो जो संग्रहण करता है उसे भी पैसा मिलेगा, कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उससे वर्मी कंपोस्ट बनेगा, उससे पैसा भी कमाएंगे। तो ये व्यवस्था करने के बाद मैं नहीं समझता कि कोई पशु आवारा होगा, सबके अपने मालिक होंगे। श्री समरेंद्र शर्मा नमस्कार। मुख्यमंत्री जी, 2018-19 में गोबर धन योजना भी शुरू की गई थी केंद्र सरकार से, तो उस से ये कितना डिफरेंट है? और इसी से जुड़ा सवाल ये था कि क्या ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसके लिए कुछ प्लान है विकसित करने की? अभी तो इसकी शुरुआत हमने की है। गोवर्धन योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन उसका लाभ अभी नहीं मिल पाए। बिल्कुल अलग योजना है, क्योंकि गांव-गांव में और प्रत्येक व्यक्ति से इससे जोड़ा जा रहा है और उससे किस प्रकार से लाभ होगा, क्योंकि गोवर्धन योजना में गोबर खरीदने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ रेट तय किया जाएगा। आप भी सुझाव दें इसका रेट क्या होगा। और रवि चौबे जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, उसके कार्यालय में आप सुझाव दे सकते हैं को रेट कितना हो, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, उससे अधिक हो, किस प्रकार से रेट हो। थोड़ा तार्किक ढंग से, तर्कपूर्ण ढंग से कोई बात रखी जाएगी तो निश्चित रूप से सरकार स्वीकार करेगी। श्री दीपक विश्वकर्मा सहारा श्री दीपक लखोटिया जी, प्रकाश समाचार। नमस्कार लखोटिया जी। आपकी योजना बहुत ही अच्छी है। गोधन न्याय योजना जिसकी कल्पना संभवतः किसी ने नहीं किया था कि गोबर भी कभी खरीदा जा सकता है। लोगों ने बहुत प्रयास करके 4 रुपया प्रति लक्ष छेना शमशान घाट तक पहुँचाने की योजना बनाई और काफी हद तक लकड़ियों जो अंतिम संस्कार होता है उसको रोकने में हम लोग कामयाब रहे हैं। और निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत बधाई। तो जो भी सुझाव होगा मैं माननीय चौबे जी तक आपको एक बार और धन्यवाद लखोटिया जी। भास्कर वाले नहीं पूछ रहे हैं। कैसा हो गया? कौन केसर साहब बोल रहे हैं? नमस्कार जी जी नमस्कार। चलिए, ये जो कॉमर्शियलाइज करने की जो सरकार की मंशा है, इसमें मेरा ये सुझाव ये है कि क्यों ना एक स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत युवाओं में इसका उसको प्रोत्साहन करें, क्योंकि कॉप बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो सरकार चल रही है, तो मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इनिशियल फंडिंग कितना रहेगा अगर ये स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत अगर प्रमोट करेंगे। क्या बोले? क्यों नहीं रही आवाज? नौजवानों को रोजगार। ये योजना में, इस योजना में गांव-गांव में 10 से लेके 90 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें महिलाएं भी होगी, इसमें युवा भी होंगे। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा तकनीक यदि सिखा देंगे, जो 5वीं पढ़ लिए हैं, 8वीं पढ़ के पढ़ाई छोड़ दिए हैं, ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इससे बड़ा लाभ मिलेगा। ये गोधन न्याय योजना, इसका लाभ आप देखेंगे, एक तरफ रोजगार का भी अवसर मिलेगा, दूसरा ये है कि पर्यावरण भी साफ रहेगा, तीसरा ये है कि फसल की चराई से बचेंगे, चौथा एक्सीडेंट से बचेगा और पशुपालन है जो अलाभकारी हो चुका था वो लाभकारी बनेगा
और बहुत सारे लोग जो राजनीति करते थे उनको राजनीति करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। नमस्कार जी, सत्येंद्र भाई आ रही। सर मेरा एक सवाल है, जब आप कोई योजना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर समीकरण या जरूर आप लोग जो है उसके अंदाज को बनाते हैं। तो बुखार है जिनसे पहुंच सकती है, कितनी भंडार क्षमता होगी और प्रदेश के अलग अलग सोसाइटी है जिनके लिए भेजा जाएगा, उनको कितनी आमदनी की मतलब कर रहे हैं और इसका जो आश्रम वो किस तरह से लोगों के बीच में जाएगा, लोग किस तरह से किससे लाभ पाएंगे, इसका कुछ आप जानकारी दे पाएंगे। क्या पूछे? लाभ कैसे मिलेगा, कैसे बंटेगा? बिल्कुल सही बात आपने पूछा है। जब जो मोटा मोटा जो खाका बनाए हैं, आपने देखा कि हम 3 से 5 एकड़ जमीन गौठान के लिए रखे हैं, 5 एकड़ जमीन चारागाह के लिए रखे हैं, और ये जो गौठान बनेगा वो हमारे आजीविका सेंटर के रूप में काम करेगा और वहाँ ये सारी एक्टिविटी संचालित होंगी और उसके बाकायदा उसके सब ऑडिट भी होगा और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन किया जाएगा, उसके जो आवश्यक कार्रवाई है वो भी किया जाएगा। और खरीदी की बात ये है, जहाँ हमारे अभी जितने भी सोसाइटी हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उसके माध्यम से खरीदी की जाएगी, स्टॉल की भी व्यवस्था की जाएगी और पैकेजिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। और खरीदार हमारे सबसे बड़े किसान हैं, वन विभाग है, एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है और नगरीय प्रशासन है। उसके अलावा भी हमारे पास और ज़्यादा डिमांड आता है, दूसरे प्रदेशों से आते हैं, ज़्यादा कीमत मिलता है तो हम वहाँ भी बेचेंगे। इसके लिए कमेटी बना दी गई चौबे जी की अध्यक्षता में, और दूसरी जो कमेटी है वो CS की अध्यक्षता में, 2 कमेटी। ठीक है सत्येंद्र? हाँ बताइए। देखिए गोबर खरीदेंगे सत्येंद्र जी सुन लीजिए, इसमें जो जिसके पास मवेशी है, जो गोबर इकट्ठा होगा उसको भी लाभ मिलेगा, जो स्व सहायता समूह है उसको भी लाभ मिलेगा, जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको भी लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ा लाभ तो ये है, जो खुले में जो जानवर घूम रहे हैं तो फसल का जो नुकसान होता है उसे किसानों को लाभ मिलेगा। शहर में या रोड में चलने वाले जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इन मवेशियों के कारण होता है, तो हमारी जान माल की भी सुरक्षा होगी। शहरों में जो प्रदूषण फैलता है, अव्यवस्था फैलती है, उससे भी बचत होगी, उसमें भी लाभ होगा। तो ऐसे हर वर्ग को इससे लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ नहीं है। रेट तय करने का काम वो मंत्रिमंडलीय समिति को है। 7 दिन के अंदर आप भी अपने सुझाव चौबे जी के यहाँ दे दें या और जो मंत्री हैं, जो सदस्य हैं उसके यहाँ पहुंचा दें। 15 दिन के अंदर में हम फैसला कर देंगे किस दर पे खरीदी होगी, और 21 जुलाई जो हरेली पड़ेगा भी उस दिन से इसको हर गौठान में जहां जहां हमारे बन गए हैं वहां इसका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, संतुष्ट हुए सत्येंद्र जी? मुख्यमंत्री जी मेरा सवाल था। हाँ बताएं। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, साधना न्यूज से रवि बोल रहा था जी। इस योजना की सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, और मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपने राजीव युवा मितान क्लब की घोषणा की थी, तो क्या इस योजना से उन जो युवा है उनको जोड़ा जाए ताकि उसको उन लोगों को रोजगार मिल सके? गांव के युवाओं को तो जोड़ना ही है, महिलाओं को जोड़ना है। राजीव मितान क्लब का एक उद्देश्य अलग है, लेकिन इसके माध्यम से यदि जुड़ते हैं तो अच्छी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े, आप सबका धन्यवाद।